सुनाता हूँ। घटना को काफी साल बीत चुके हैं। मैं एक अस्पताल में वार्ड बॉय का काम किया करता था। उस दिन मैं हमेशा की तरह काम कर रहा था, लेकिन उस दिन मैंने जो गलती की थी वो ना मैंने उससे पहले कभी की थी और ना कभी उसके बाद। उस दिन शाम के वक्त एक लड़की को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसे देखकर मुझे यही फील हुआ था कि यह नहीं बच पाएगी। उस लड़की के सर पर चोट लगी थी, शरीर पर अच्छे खासे कपड़े थे, हाथों में मेहंदी थी, गले में कुछ गहने थे और पैरों में पायल थी। वहां जो डॉक्टर थे उन्होंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अस्पताल में आने के कुछ पल बाद ही उसने दम तोड़ दिया। दम तोड़ते ही डॉक्टर साहब ने पुलिस को खबर कर दी और उन्हें उसके परिवार के लोगों को खबर करने के लिए कहा। वह जब दम तोड़ रही थी तब मैं उसके पैरों के पास खड़ा था और जब वह झटपट रही थी तब मैंने ही उसके पैरों को पकड़ रखा था। उस वक्त मेरी नजर उसके पैरों की पायल पर पड़ी थी। उसे देख न जाने उस दिन मेरे मन में कैसे वो बुरा विचार आ गया, लेकिन मैंने उसके पैरों पर से नजर हटा ली और इलाज पर ध्यान दिया। मुझे देखते हुए ही उसने दम तोड़ दिया। मरने के बाद भी उसकी आंखें खुली थी और वो मुझे ही घूर रही थी। फिर उसका सब पेपर वर्क होने के बाद मुझे उस लाश को मुर्दा घर ले जाने के लिए कहा गया। मैं उसे कपड़े में लपेट रहा था और फिर से मेरा ध्यान उसके पैरों पर चला गया। उसकी पायल मेरे मन में भर गई थी। फिर मैंने उसे दूसरे वार्ड बॉय की मदद से स्ट्रेचर पर रखा और फिर उसे मुर्दा घर में, जो कि अस्पताल की दूसरी बिल्डिंग में था और वहां से दूर था, उस तरफ ले जाने लगा। जब मैं अंधेरे से जा रहा था तो बीच रास्ते में जाते जाते मैंने उसके पैरों की वह पायल चुरा ली और उसे चुराकर अपने रुमाल में बांध दिया। मुर्दा घर के गेट पर मैंने उसकी एंट्री की और वह लाश मैंने वहां के स्टाफ के हवाले कर दी। रात के खाने के बाद मैंने चुपचाप वो पायल अपनी जेब से निकालकर बैग में रख दी। फिर रात भर भाग दौड़ में मैं उस बारे में भूल गया। जब सुबह हुई तो बाहर जाते वक्त मैंने बैग में हाथ डालकर देखा और फिर मैं इत्मीनान से घर चला गया। दूसरे दिन सुबह मैं घर गया था, लेकिन मुझे अपनी पत्नी को सच बताने में शर्म आ रही थी। इसलिए जब मैं घर पहुंचा तो मैं जानबूझकर घर के बाहर चला गया। उसे कहा कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूं और दोपहर तक लौट आऊंगा, और जैसा कि मैंने उसे कहा था, मैं दोपहर तक यहाँ वहां घूमकर घर वापस आ गया और मैंने वही पायल अपनी पत्नी को उपहार के स्वरूप में दे दी और उससे झूठ बोला कि मैं इसे लेकर आया हूँ। इन सब के बावजूद मेरे मन में कहीं ना कहीं वह कसक थी कि मैंने उस पायल को चुराया है। उस दिन शाम को मैं हमेशा की तरह काम पर चला गया। मुझे इमरजेंसी वार्ड की जगह दूसरे जनरल वार्ड में ड्यूटी दी गई थी। मैं हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था। फिर अंधेरा हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। वार्ड के सारे पेशेंट एक एक कर सोने लगे और फिर मैंने उस वार्ड की लाइटें बंद कर दी और वार्ड के बीचों बीच जो टेबल था वहां पर सिर रखकर सो गया। मैं तब तक आधी नींद में जा चुका था। तभी मुझे पायल की आवाज सुनाई देने लगी। मैं थोड़ा गहरी नींद में था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे सामने जो टेबल है उसके सामने कोई कर खड़ा हो गया है। मैंने सोचा कि कोई मरीज या कोई नर्स होगी, इसलिए मैंने वही पड़े पड़े उसे पूछा, क्या चाहिए? और फिर मुझे पायल की आवाज सुनाई दी। वह आवाज उस टेबल को घूमकर मेरे पास आ रही थी और मैं वैसे के वैसा ही पड़ा रहा। अगले ही पल मुझे अपने कानों के पास सांसों की आवाज सुनाई दी। मैं अचानक से उठकर बैठ गया और यहाँ वहां देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। वार्ड का दरवाजा पूरा खुला था। मैं थोड़ा हैरान हो गया, ये दरवाजा किसने खोल दिया? मैंने वार्ड के अंदर देखा तो सारे पेशेंट सो रहे थे। कुछ हलचल कर रहे थे, लेकिन वह ध्यान देने लायक नहीं था। मैं उठा और दरवाजा फिर से बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई भ्रम हुआ है। उसके बाद मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा। फिर मैं बाथरूम में चला गया। अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारते हुए मैंने शीशे में देखा तो मेरी आंखों के सामने एक परछाई किसी बिजली जैसी चमक कर गायब हो गई। कोई मेरे पीछे था, लेकिन जैसे ही मैंने गौर से देखा तब तक वह गायब हो चुकी थी। मैं घबराकर बाथरूम से बाहर आ गया, क्योंकि इस बार मैंने वह चेहरा देखा था। हालांकि वह एक परछाई थी, किसी छाया की तरह थी, लेकिन वह आकृति एक पल में गायब हो गई थी। पर मैंने उसका चेहरा साफ साफ देखा था। मैं वो चेहरा, वो आंखें कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस लड़की ने मेरी आंखों के सामने और मुझे देखते हुए अपना दम तोड़ा था।
पूरा शरीर तब पसीना पसीना हो गया था और शरीर थरथरा लगा था। मेरी नींद ही उड़ गई थी। उस विचार के कारण, उस परछाई के कारण मुझे रात भर नींद नहीं आई। उस दिन सुबह मैं थोड़ा जल्दी ही घर चला गया। जैसे ही मेरी पत्नी ने दरवाजा खोला तो सबसे पहले मेरा ध्यान उसके पैरों पर चला गया। वो पायल उसके पैरों में थी, लेकिन मैंने उससे कुछ कहा नहीं। मैं उसे वह सब बताने से डर रहा था। फिर मैं घर के अंदर गया, नाश्ता वगैरह कर कुछ खाकर सोने चला गया। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। किसी समय नींद में मुझे फिर से वह महसूस हुआ कि मेरे आसपास वह पायल की आवाज आ रही है, लेकिन मुझे यह लगा कि मेरी पत्नी मेरे आसपास घूम रही होगी, क्योंकि उसी ने वह पहन रखी है। कुछ देर बाद मुझे अपने कानों के पास फिर से वह आवाज सुनाई दी। वह सांसों की आवाज, वही आवाज, और फिर एक अस्पष्ट सी सरसराहट की आवाज, और उसी क्षण मुझे अपने चेहरे पर एक ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मैं चौंक कर उठ गया। मैंने देखा कि मैं हमारे अस्पताल के मुर्दाघर में था। मेरे चारों ओर अनगिनत थी, ठंडी बेजान खामोश सी, लेकिन वहां की शांति को महसूस कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तब मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। उन सबको देखकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। मुझे चक्कर आने लगे, मेरा सिर घूमने लगा था, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, और अचानक मैंने उसे अपने सामने देखा। वो वही थी, वही लड़की जिसके पैरों से मैंने पायल चुरा ली थी। वह अपना एक हाथ फैलाई खड़ी थी। वह अपने मुंह से कुछ बड़बड़ा रही थी, और शायद वह मुझसे कुछ मांग रही थी। शायद वही पायल। मैं घबराहट में पीछे हटने लगा, और पीछे हटते हटते मैं नीचे गिर पड़ा। मैं उसे बचने के लिए पीछे पीछे जा रहा था कि कुछ ही क्षण में उसका शरीर धुआं धुआं हो गया, और मैं वो सब देखकर वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मेरी पत्नी मुझे जगा रहे थे। मैं अपने घर के बिस्तर के पास पड़ा हुआ था। उसने मुझे पानी पिलाया और मुझे शांत किया, और बताया कि मैं नींद में बहुत डरा हुआ था। नींद में ही मेरे हाथ पैर बहुत कांप रहे थे, शरीर पसीने से भीग चुका था। और तब उसने मुझसे पूछा कि आपको क्या हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन मैंने बिना कुछ बोले अपने हाथ से उसे बस शांत रहने का इशारा किया। मैं वही चुपचाप कुछ देर तक बैठा रहा, और मैंने हिम्मत जुटाई। तब मैं उसके पैरों की तरफ ही देख रहा था। उसे नहीं पता था कि मैं उसके पैरों की तरफ क्यों देख रहा था। थोड़ी देर शांत रहने के बाद मैंने उसे पूरी सच्चाई बता दी कि मैंने उसके पैर में जो पायल है उसे नहीं खरीदा है, बल्कि मैंने उस पायल को एक मुर्दा लड़की के शरीर से चुराया है। और इसलिए कल रात से मुझे बहुत ही अजीब अजीब से एहसास हो रहे हैं। मैं कुछ बीमार सा महसूस कर रहा हूँ। वो लड़की मुझे बार बार दिखाई दे रही है, बार बार मुझे उसका एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वह अपनी चीज मुझसे मांग रही हो। और ये सब सुनकर मेरी पत्नी ने उसी समय वह पायल निकालकर मेरे हाथ में थमा दी, और मुझे कहा कि यह जिसकी है उसे वापस लौटा दो। मैं उसी शाम वापस अस्पताल चला गया। मुर्दा घर में जाकर उस लड़की के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि उसके रिश्तेदार कल सुबह ही उसके शव को लेकर गए थे। फिर मैंने उसके घर का पता लिया और सीधे उसके घर चला गया। उस लड़की के घर जाकर मैंने उसके घर वालों को मेरे साथ हुए हादसे के बारे में बताया, और उनसे और उस लड़की की आत्मा से माफी मांगी। तब मुझे पता चला कि जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन उसका जन्मदिन था, और उसे वह पायल उसके पिताजी ने उपहार में दिया था, और शायद इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ी थी। तो दोस्तों, यह थी पहली कहानी। तो आइए अब बिना वक्त गवाए दूसरी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र है। मैं जिला मोतिहारी बिहार का रहने वाला हूँ। ये बात जब की है जब मेरी उम्र 16 साल की थी। मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर हमारे खेत है। मैं हर रोज अपने खेतों की रखवाली के लिए जाता था। एक दिन की बात है, जब मैं अपने खेतों की रखवाली करने के लिए अपने घर से 8 या 9 बजे निकला था, उस दिन मेरी माँ ने मुझे रोका और बोला कि आज अमावास की रात है, आज तेरा खेतों में अकेले जाना ठीक नहीं होगा। पर मैं इन सब बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। माँ के बहुत मना करने पर भी मैं नहीं माना, और मैं अपनी बाइक स्टार्ट कर खेतों में चला गया। मैंने खेत पहुंचकर अपनी बाइक वहीं पर खड़ी कर दी, और फिर हाथ में टॉर्च लेकर खेतों के चक्कर लगाने लगा।
कुछ देर बाद जब मैं अपने आखिरी खेत के पास पहुंचा तो मुझे बहुत मनहूसियत सी लगने लगी। ज्यादा ध्यान न देते हुए मैं जब थोड़ा सा और आगे गया तो मैंने देखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे कुछ आग सी जल रही थी, इसलिए वहां इतने अंधेरे में कौन है ये देखने में और नजदीक चला गया। और तब मैंने देखा कि वहां पर 3-4 औरतें बैठी हुई थी जिनके बाल खुले थे और कुछ अजीब सी भाषा में वो कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने वो समझने की कोशिश की लेकिन वह समझने लायक नहीं था, कोई तंत्र मंत्र जैसा था और वह उसे बड़बड़ा हुए अपने सर को बहुत तेज तेज घुमा रही थी। वह देखकर मैं बहुत डर गया, बहुत ही डरावना दृश्य था। वह फिर भी मैं वही एक जगह पर छुप गया और चुपके से देखने लगा कि वह आखिरकार क्या कर रही है। मैंने अच्छे से ध्यान देकर देखा और मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। शायद यह आगे का सुनने में आपको बहुत ही अजीब लगेगा या फिर आपको बहुत डर लग सकता है, इसलिए अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो आगे का पार्ट ना सुने। तो जो मैंने देखा था वह बहुत ही डरावना दृश्य था। वो देख मुझे थोड़ा उल्टी जैसा हुआ। वह सारी औरतें एक छोटे से शिशु के सर को चाकू से काट रही थी और उसका खून पी रही थी और खून पीते पीते कुछ अजीब सी भाषा में मंत्र बोल रही थी। उसी वक्त वो पास में रखे हुए एक नर मनुष्य को उस बच्चे के खून से रंग रही थी। यह सब देख मेरी हालत और भी खराब हो गई। मेरे पैर वहीं पर जम गए थे, मेरा पूरा शरीर खड़े खड़े कांपने लगा था। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि उस आग में से एक काली सी परछाई बाहर निकल आई और यह देख मेरा सिर चकराने लगा। मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। वो बहुत ही अजीब थी और बहुत तेजी से हिल रही थी। फिर अचानक से पता नहीं कैसे लेकिन वह सारी औरतें एकदम से मुंह मोड़कर मेरी ओर देखने लगी। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं उनके पीछे हूँ और मैं उन्हें ही देख रहा हूँ। जब मैंने उनका चेहरा देखा तो मेरा बचा कुछ धैर्य भी जवाब दे गया। मेरे होश उड़ गए। उनकी आंखें नहीं थी, आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। ये मेरे डर की अंतिम सीमा थी। मैं बहुत तेजी से वहां से भागने लगा। मुझे ऐसा लग रहा कि कोई मेरे पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैंने जैसे तैसे अपनी बाइक स्टार्ट की और लड़खड़ाते हुए अपने घर चला गया। मैं जब घर पहुंचा तो मेरे माता पिता सो रहे थे। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। उस दिन पता नहीं लेकिन इतनी जल्दी समय कैसे बीत गया था या फिर मैं घंटों तक वहीं पर खड़ा था। मैं चुपचाप अपने बेड पर जाकर लेट गया। उस रात मुझे जरा भी नींद नहीं आई। हर वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे आसपास कोई मंडरा रहा है। उस रात को देखी उस घटना से मुझे अंदर ही अंदर गहरा सदमा लगा था। फिर दिन बीतते गए, मेरी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी थी। मुझे हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई मेरे पीछे है और जब मैं मुड़कर देखता था तो वहां कोई नहीं होता था। मुझे रात को किसी के फुसफुसाना की आवाज भी आती थी, जैसे कोई अजीब सी भाषा में कोई मंत्र बड़बड़ा रहा है, जैसे कोई मेरे एकदम कान के पास कुछ बोल रहा है। मैं हर वक्त डरा डरा सा रहने लगा था। ऐसा लगता था कि अब मेरे शरीर में जान ही नहीं बची है। लेकिन फिर भी मैंने मेरे माता पिता को कुछ नहीं बताया था। मेरे माता पिता को अब चिंता होने लगी थी। वह मेरी हालत देखकर डरने लगे थे और फिर उनके बहुत ज्यादा पूछने पर मैंने उन्हें अपने साथ हुई वह सारी घटना बता दी। मेरी माँ और मेरे पिताजी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर गए और फिर तुरंत मुझे एक तांत्रिक के पास लेकर चले गए। तांत्रिक ने मेरे ऊपर हाथ घुमाया और कुछ मंत्र बोलने लगा। फिर उन्होंने कुछ क्रिया की, कुछ विधि करते हुए एक भभूत मेरे ऊपर डाल दी। उस पल अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरा शरीर एकदम से हल्का हो गया है। और फिर उस वक्त उस तांत्रिक ने हमें बताया कि जिन औरतों को मैंने देखा था वो इंसान नहीं थी, वह पिशाचीनी थी। मैंने उनको छुप कर देखते हुए उनकी तंत्र पूजा खंडित कर दी थी और इसलिए वह मुझ पर गुस्सा थी। तांत्रिक ने बताया कि यह पिशाचनी अमावस्या या होली या किसी विशेष त्योहार के दिन ही अपनी सिद्धियां प्राप्त करती है या फिर अपनी शक्तियों में वृद्धि करती है। यह शैतान को बलि देती है। ये पिशाचिनी बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। और फिर तांत्रिक जी ने मुझे बताया कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारी जान बच गई, नहीं तो यह पिशाचिनी किसी को जीवित नहीं छोड़ती।
फिर तांत्रिक बाबा ने मुझे एक ताबीज दिया और सख्त हिदायत दी कि इस ताबीज को 1 साल तक उतारना नहीं है। और फिर कुछ ही दिनों बाद मेरे पिताजी ने उस जगह पर हनुमान जी का मंदिर बनवा दिया, उसी जगह पर जहां वह औरतें तंत्र मंत्र कर रही थीं। और तब से मैं आज तक बिल्कुल ठीक हूं। तो दोस्तों, यह थी आज की दोनों